घर में केवल 4 लोग थे। मुझे मिलाकर मैं, मेरी सास, मेरे ससुर और मेरे पति। मैं अपनी सास की इकलौती बहू थी। मेरे पति ने ग्रेजुएशन की हुई थी और नौकरी के सिलसिले में उनको बाहर कंपनी ने ऑफर किया था, तो वह बाहर मुझे छोड़कर, आज मेरा पति मुझे विदेश छोड़कर जा रहा था। रो रो कर मेरा बहुत बुरा हाल था। आखिर उनके जाने का वक्त भी आ गया। मैं दरवाजे पर खड़ी थी जब वो मुझे हाथ हिलाकर चले गए। मैं अकेले रह गई। मेरी सास ने उसी वक्त मेरे बालों से पकड़ मुझे घसीटा और अंदर कमरे में ले गई। पागल हो गई है क्या? अपने पति के जाने पर ऐसे नहीं रोते। ये मनहूस बातें होती हैं। चुप कर बैठो, वरना पता नहीं मेरे बेटे का रास्ता कैसे गुजरेगा। सास ने मुझे डांट दिया। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। शाम को मेरा दिल बहुत भारी सा हुआ। मुझे एक कड़ी नज़रों से देखी जा रही थी। सर से पांव तक मुझे यूं घूरे जा रही थी, मेरा कोई खास जायजा ले रही हो। फिर मुझे अपने पास बुलाकर बोली, ये रंगीन दुपट्टा क्यों ओढ़ रखा है? ये तो सुहागनें ओढ़ती है ना। तेरा पति तो विदेश चला गया है, ये दुपट्टा उतार कर जाकर काली चादर ओढ़ ले। अच्छा नहीं लगता? तेरा पति परदेश है और तू किसके लिए तैयार रहेगी? सास की बात सुनकर मेरा दिल परेशान हो गया। भला मेरा पति परदेश गया था? हे भगवान, मैं विधवा थोड़ी न हुई थी। मगर सास के डर की वजह से मुझे उनकी ये बात भी माननी पड़ी। मैंने कमरे में गई और अलमारी से काली रंग की चादर निकाल कर ओढ़ ली। मुझे ये रंग पसंद नहीं था, सिर्फ अपनी सास की जिद पर कभी कभार पहन लेती थी, मगर आज मुझे ये हमेशा के लिए पहनना पड़ा था। चादर ओढ़कर मेरा दिल इस तरह उदास हुआ कि मैं अपने कमरे में ही लेट गई थी। मेरी सास मुझे आवाज़ें देने लगी। मैं तो भूल ही गई थी कि घर का सारा काम भी मेरी जिम्मेदारी थी। अगले दिन की रात तक मैं बहुत थक चुकी थी। मैंने दिल में सोच लिया कि अब यहाँ ना रहूँगी। भला जब पति घर पर नहीं तो मेरे ससुराल में रहने की क्या तुक बनती है। खैर, मैं रात भर सोचती रही। सुबह उठी तो सर पकड़ लिया। मम्मी मुझे पूछने लगी, क्या हुआ है? मैंने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द और बुखार है, दिल बहुत भारी हो रहा है, मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। असल में ये तो एक बहाना था जिसकी वजह से मुझे अपनी सास से छुटकारा मिल जाता, मगर उन्हें तो जैसे किसी की परवाह ही नहीं थी। अरे मामूली सा बुखार है, शाम तक उतर जाएगा। नहीं उतरा तो फिर मैं किसी डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, सास ने मुझे तसल्ली दी। मगर माँ, मुझे अपने मायके जाना है। मैं अपने मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ, मेरा दिल भी हल्का हो जाएगा। क्यों भाई, तेरे दिल पर कौन सा बोझ है? उन्होंने मेरा जैसे मजाक उड़ाया। हम भी तो अपने पति को इतने साल तक दूर रहे थे। सास जैसे मुझसे अपने कर्मों का बदला ले रही थी। मैं परेशान खड़ी थी कि उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और मुझे चारपाई पर बैठने को कहा। मैं बैठी तो सास ने मुझे धमकाया कि मैं वहीं खड़ी रहूं, और सास अंदर से एक काले रंग की बोतल लेकर आई। मुझे चारपाई पर लेटने को कहा। अब न जाने कौन सा हकीम वाला इलाज शुरू होने वाला था। मैंने दिल में सोचा। फिर मेरी सास ने काले रंग की बोतल से थोड़ा सा तेल निकालकर मेरे सर पर लगाने लगी। तेल अजीब सा था, मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। सर के बालों में जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। मम्मी जी ने मेरा सर दबाना शुरू कर दिया, साथ ही सर की मालिश भी शुरू कर दी। अब तो मुझे आराम आ जाएगा। ऐसा तेल है जिससे तू 7-8 दिन तक लगाने से सही हो जाएगी। तेरी तबीयत बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरे घर में पहले यही इस्तेमाल होता था, बल्कि हमारी सास हमें यही लगाया करती थी। अब मैं बस बेबस होकर बैठ गई। बहाना तो कर लिया था, मगर बुरी तरह फंस गई थी। उस कड़वे तेल की मालिश करवाना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। आधे घंटे के बाद सास ने मल मल कर मेरा सर छोड़ा। तभी दरवाजे पर कोई आया। मैंने दरवाज़ा खोला तो हमारे पड़ोस की सामने की एक औरत खड़ी थी। ये मेरी सास से रोज़ाना मिलने आती थी। उसे देखते ही मम्मी खुश हो गई और बोली, आजा रेनू, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। देखो, मेरी बहू के सर में दर्द था, मैंने उसकी मालिश की तो ये सही हो गई। मैं वहाँ से अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद इन औरतों के लिए चाय बनाकर ले आई। मेरा दिल भारी सा हो रहा था। चाय पीने से और भी हो गया। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। जल्दी ही मुझे नींद आ गई। रात के 8 बजे मेरी आँख खुली। देखा तो मेरी सास ने खाना बनाकर तैयार कर लिया था।
मुझे प्यार से जगाया और कहने लगी, आजा आकर खाना खा ले। मैंने खाना खाया मगर मेरे मुंह का टेस्ट बिल्कुल बिगड़ चुका था। उस मालिश ने तो मेरी तबीयत और भी खराब कर दी थी। मैंने खाना खा लिया तो हैरत मुझे तब हुई जब मेरी सास ने मुझे कहा, तू जाकर अपने कमरे में सो जा, जबकि मेरी सास ऐसा कभी नहीं करती थी। वह तो खुद मुझसे अपने पाँव दबाया करती थी। कभी सुबह के बर्तन धोना होता था, मगर आज मेरी सास का बहुत मेहरबान रवैया देखकर मेरी समझ में नहीं आ रहा था। खैर मैं अपने कमरे में आकर सो गई। मुझे इस तरह नींद आई जैसे किसी को नशा पिलाया गया हो। सुबह तक मैं सोती रही, मुझे अपना होश भी नहीं रहा। सुबह उठी तो मेरा सर भारी था, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मैंने अपनी सास से कहा, मम्मी जी आपने तो मुझे सही करने के लिए तेल लगाया था, मगर उसने मेरी हालत बहुत ख़राब कर दी है। मुझसे चला भी नहीं जा रहा, तबीयत और ख़राब हो गई है। मेरी बात सुनकर वह थोड़ी हक्का बक्का सी रह गई। कहा, अरे बेटी 7-8 दिन बाद ही तो ये तेरी असर करेगा। अभी तो तेरी तबीयत खराब है क्योंकि इस तेल की वजह से शुरू में ऐसा ही होता है। अपनी सास की इन बातों से मेरे दिल में थोड़ी सी तसल्ली हुई, मगर मुझे अजीब सा लग रहा था। अब इस मालिश से मेरी तबीयत ऐसी ही भारी हो गई तो मैंने सोचा इस मालिश से छुटकारा पाने का यही तरीका है कि मैं अपनी सास की तेल वाली बोतल छुपा देती हूँ। मैंने ऐसा ही किया। शाम को वह अपने किसी काम से बाहर गई तो मैंने वह तेल की बोतल लेकर कमरे में छुपा दिया। अगर ज़्यादा हंगामा किया तो बता दूंगी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये रोज़ रोज़ के ड्रामे, तभी मैंने तेल छुपा दिया। मगर सास ने आकर रात को जो तेल ढूंढना शुरू किया, बोली तेरी मालिश करनी है, तेल कम हो गया है। मैंने भी अपना कंधा उचकाते हुए बोला, मुझे नहीं मालूम कि आपने तेल कहाँ रखा है। बस मम्मी जी ने इस तरह शोर मचाया कि सारा घर सर पर उठा लिया। उस वक्त मुझे अजीब सा लग रहा था, भला मम्मी जी को मेरे सर की मालिश की इतनी भी क्या ज़रूरत थी। अगर मेरी सास का रवैया भी मेरे साथ पहले से अच्छा होता तो मैं इस बात को मान सकती थी, लेकिन उनका रवैया भी ऐसा था कि उनसे इतनी भलाई का उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। जो पहले इरादा किए बैठी थी कि गमलों के पीछे से तेल की बोतल निकाल दूंगी, जब मैंने तेल नहीं लगवाया तो मुझे रात अच्छी नींद आई, इसलिए अब मैंने अपना इरादा बदल दिया। भला ऐसे इलाज की क्या ज़रूरत थी जिसकी वजह से मेरी तबीयत और ख़राब होने लगी थी। एक रात के लिए उस रात मैंने अपने कमरे में गई तो सास ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया, बल्कि उसमें ताला लगा दिया। मुझे हैरत हुई, आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बीते कि मुझे बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ें जैसे किसी की बातें करने की थी। मैंने अपने कमरे का पंखा बंद किया और उन आवाज़ों को ध्यान से सुनने लगी। कुछ खींचने की आवाज़ें भी आ रही थी, जबकि 2-4 आदमी एक साथ बातें करने की आवाज़ भी आ रही थी। मेरी सास ने न जाने उनको क्या कह रही थी। पूरे घर में अंधेरा था। मैंने भी अपने कमरे की बत्ती बुझा रखी थी। मैंने देखा उसको 2 आदमी हल्की रोशनी में हमारे आंगन से बाहर वाले दरवाजे से जा रहे थे। पहले मैंने सोचा कि ज़रूर मेरी सास का कोई रिश्तेदार होगा, लेकिन रिश्तेदार होता तो यूँ चोरी छुपके आकर मिलने की क्या ज़रूरत थी। सामने भी मिल सकता था, यानी दिन के वक्त, मगर ये रात को ही क्यों आए। अब तो मेरा शक और भी पक्का हो गया। सुबह उठी तो मैं बिल्कुल अपने आप को ताज़ा महसूस कर रही थी। मेरी तबीयत भी ठीक थी। मेरी सास ने मुझे देखा तो बोली, रात तू सो गई थी मीनाक्षी? हाँ मम्मी जी, मैं सो गई थी, लेकिन बहू मैं जानती हूँ कि तेरी तबीयत खराब रहेगी। मैं आज ही तुझे रानू की माँ के पास ले चलूँगी। तुम तो जानती हो वो कितनी माहिर है। इस हर तरह की औरतों का दवाई लेने आती है, चाहे वो बीमारी हो या तंदुरुस्त हो या परेशान हो। मेरी सास ने मुझे समझाया, मगर मैं जानती थी कि रानू की माँ बस वह आयुर्वेदिक दवाई ही देती थी, उसके सिवा कुछ नहीं। इसलिए मेरा उसके पास जाने का कोई इरादा नहीं था। मम्मी अब बिल्कुल ठीक हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है वह कड़वा तेल लाने की। मैंने मुंह बिचकाते हुए कहा, अरे तुझे क्या पता तू सही है या नहीं, आज ही मैं तेरा इलाज करवाऊंगी, तू फिक्र मत कर।
शाम को तैयार रहना। मम्मी की बात सुनकर मैंने सर पकड़ लिया। अरे मम्मी, मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे इलाज नहीं करवाना। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मुझे गुस्सा आ गया। मेरे साथ जवाब लड़ाती है, वरना तेरे पति को परदेश में बता दूंगी कि तू मेरी बात नहीं मानती। बस यही मेरी एक कमजोरी थी, उसका मेरी सास पूरा फायदा उठाती थी। शाम को मैं तैयार हो गई। मेरी सास ने भी तैयारी पकड़ी और हम दोनों रानू आंटी के मम्मी के यहाँ पहुँच गए। रानू आंटी की मम्मी अपने तय किए हुए एक हकीम से राय ली थी, मगर तभी तो मुझे उन दवाओं पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मम्मी ने उसके सामने मेरी समस्या बताई और कहने लगी, वह मुझे तेल दे दो जो तुमने पिछली दफ़ा दिया था। मम्मी की बात सुनकर उसने कुछ देर तो सोचा और फिर एक लड़की को आवाज़ दी जो उसी तरह की काली तेल लेकर मम्मी के पास आ गई। मम्मी ने नई शीशी ली और रानू आंटी की माँ का थैंक्स किया और फिर मुझे लेकर आ गई। आकर वह बड़ी खुश लग रही थी, जैसे उन्होंने मेरे लिए अब अमृत ले लिया हो। मुझे ये सब बहुत बुरा लग रहा था। मैंने भी दिल में ठान ली, आज कुछ भी हो जाए अपनी सास को ये तेल अपने सर पर नहीं लगाने दूंगी। मैं भी अब अपने आप पर उतर गई थी। सरसों के तेल में काली स्याही मिला दी और उस बोतल में डालकर वहीं रख दी और वह वाला तेल पौधों में जाकर गिरा दिया। सास को शक भी नहीं हुआ कि मैंने वह बोतल से तेल बदल दिया है। रात को उसी टाइम उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे सर की मालिश करने लगी। जब मालिश पूरी हुई तो मेरा पीठ थपथपाते हुए बोली, जाकर अपने कमरे में सो जाओ, 7 दिन में तेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। मुझे कोई बीमारी नहीं थी। खैर मैं वापस अपने कमरे में आई तो मुझे नींद आ रही थी। मैं बिल्कुल ठीक थी। पहले तेल मालिश के बाद मेरा सिर तो बिल्कुल भारी हो जाता था। थोड़ी देर लेटी रही, तब मुझे लगा जैसे वही आवाज़ें फिर से आ रही हैं। आज मेरा दरवाज़ा बंद था, जबकि मेरी सास को यकीन था कि मैं सो गई हूँ, इसलिए वह दरवाज़ा बाहर से बंद नहीं था। जब आवाज़ें बढ़ गई तो मैंने उठकर दरवाज़ा खोला और अपने कमरे से बाहर गई। देखा तो ये आवाज़ें मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं उस तरफ गई तो मुझे देखकर हैरत हुई कि वे 2 लड़के मेरी सास के कमरे में बैठे थे और वे उन्हें मेरे दहेज के बर्तन थमा रही थी। लड़कों ने अपने चेहरे ढक रखे थे। वे लोग मेरे दहेज का सामान ले जा रहे थे। ये सब देखकर मुझे चक्कर आने लगे थे। मैंने अपनी सास का सामना किया और कहा, मम्मी जी, ये कौन है और मेरे दहेज के बर्तन उन्हें क्यों दे रही हो? मुझे देखकर मेरी सास बुखला गई। तुम यहाँ कैसे? तुमसे कहा था ना सो जाओ। उन्होंने उल्टा अपनी गलती छुपाते हुए कहा, मम्मी मैं सो नहीं सकती। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली? मेरी सास उल्टा मुझ पर ही गुस्सा होने लगी। मैं जो चाहे करूं, ये मेरा घर है, मुझे मत बताओ कि मैंने क्या करना है। उनकी आवाज़ ऊंची होती गई। ये देखकर वे लड़के जल्दी से घर से भाग गए, मगर मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी, मैं भला कैसे अपनी सास की जान छोड़ सकती थी। बहस करते करते उन्होंने हार मान ली। बोली कि तेरे दहेज का सामान मैं अपनी बेटी के घर पहुंचा रही थी। थोड़े ही दिन की तो बात है, सामान वापस आ जाएगा, मगर तू अपने दहेज को हाथ नहीं लगाने देती, इसलिए तुम्हारे जाने के बाद ये काम कर रही थी। मम्मी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, जबकि ऐसी बात नहीं थी। मैंने कभी भी उनको मना नहीं किया था। फिर न जाने क्यों उन्होंने मुझसे ये बात छुपाने की कोशिश की। जब मेरी और उनकी तकरार बढ़ गई, वो मुझसे धमकियां देने लगी, कहने लगी कि मैं तुझे बदला लेकर रहूँगी। तूने मेरे बेटे का घर बर्बाद कर दिया है। मैं अभी उससे फ़ोन करूंगी और बताऊंगी कि तू रात को लड़के से मिलने जाती है। मेरी सास की ये बात भी मैं समझ गई थी। तो फिर अब क्या चाहती हैं? मैं एक बार फिर अपनी सास के आगे मजबूर हो गई थी। लेकिन आखिर कब तक? मैंने दिल में सोचा कि अब मुझे अपने सास से नहीं डरना है, चाहे कुछ भी कहे। कब तक मुझसे ये सारी बातें मनवाती रहेगी? अब मैंने सोच लिया है, ऐसा नहीं होने दूंगी। उस दिन मैं भी उनके सामने बैठ गई और कहा, करो आप किसको फ़ोन करना है, आपकी मर्जी, जिसको जी चाहे करो फ़ोन। मैं अपने दहेज के सामान से एक भी चीज़ नहीं दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास गुस्से में आ गई और उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। मैं जाकर दरवाजे के आगे गिर पड़ी।
वह गुस्से में तनतनाते हुए बाहर गई तो मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। अब न जाने क्या होने वाला था। उसका गुस्सा यकीनन किसी बड़े तूफान का पता दे रहा था। आखिर उन्होंने ऐसा ही किया। परदेश में मेरे पति को फ़ोन किया। मैं भी पास ही खड़ी थी और मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रही थी जिसका मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मगर उनकी बातों में इस तरह जहर भरा था। साहिल भी मजबूर होगा। मैं उससे बात करना चाहती थी, अपनी सफाई देना चाहती थी, मगर मेरी सास ने मुझे फ़ोन से हाथ नहीं लगाने दिया। मेरा दिल चाह रहा था उस बुढ़िया की हड्डियां सही कर दूं, मगर उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकती थी। साहिल ने जब मुझे कह दिया कि तुम मम्मी के मामले में मत बोलो, मैं तुमसे कल सही से बात करूंगा, मेरा दिल मचल कर रह गया। साहिल बहुत गुस्से में था। उनकी मम्मी ने जो बातें कही थी, सुनने के बाद कोई भी पति अपनी पत्नी को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर मेरे लिए तो उस बात का सोचना भी मुमकिन नहीं था। अगले दिन उन्होंने मुझसे फ़ोन पर बात की। मैं समझी कि शायद वह मुझसे फ़ोन पर हमदर्दी करेंगे, मगर उन्होंने रात भर मुझसे लड़ते रहे अपनी माँ की बातों पर। आखिरकार मेरी डिवोर्स तक फैसला हो गया। उन्होंने कहा गैर मौजूदगी में मैंने उनके साथ बेवफाई की है। इस बात ने मुझे आंसुओं में भिगो दिया। सोच सोच कर मैं पागल हो गई थी। मेरा पति मुझसे ऐसा रवैया क्यों रखने लगा। मुझे वह छोड़ने तक की बातें कर रहा था और बोल रहा था कि मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। मैं रोती बिलखती रही, अपने माँ बाप के घर आ गई। मेरा कसूर तो कुछ नहीं था, मगर माँ बाप परेशान हो गए। मैंने भी उनकी परेशानी में अपनी परवाह करने के बजाय उनका साथ दिया। उन्होंने जिस भी मेरी दोबारा शादी करवाई, मैंने वहाँ कर ली। माँ बाप की रजामंदी का फल मुझे ये मिला कि मेरी शादी एक इंसान से हो गई। उसे कमाने के लिए विदेश नहीं जाना पड़ा। मैं उसी में खुश हूँ। उन्होंने मुझे तीर्थ यात्रा भी करवा दिया है। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अब बड़े मज़े से गुजर रही है। मैं अब इस तरह सुकून से जी रही थी। एक दिन मुझे अपने मोहल्ले में दावत में जाना पड़ा। मेरी बातों बातों में उसने मेरी पिछली सास का जिक्र किया। मैंने पूछा वो कैसी हैं। उनकी हालत पर अफसोस करने लगी। बोली ये बहुत बुरे हाल में है। मैंने कहा क्यों। कहने लगी उनकी शायद तुम पर जुल्म करने की आदत हो गई थी। अब वह अपनी दूसरी बहू लाई तो वह खुश थी। वह बहुत अमीर घराने की लड़की थी। ढेर सारा सामान भी साथ लाई थी। उसने आते ही उस औरत को सीधा कर दिया। उसकी एक एक बात ना मानी और ऐसी ऐसी बातें अपने पति के सामने करती बुढ़िया कुछ ना कर सकती थी। और वह औरत बहुत खूबसूरत थी और अमीर भी, इसलिए उसका कुछ रोग उसका ऐसे भी था। तुम्हारे साथ तो तुम्हारी आदी हो गई थी। उसने उसके साथ भी वैसे ही करने की कोशिश की तो ना कर सकी। रात अंधेरे में उसे रंगे हाथों पकड़वा लिया और दरअसल तुम्हारी सास की समस्या उसे शुरू से ही चोरियां करने की आदत थी। न जाने उसे आदत क्यों है। हालांकि घर में भगवान ने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं दी। उस औरत का पसंदीदा काम चोरी करना था और झूठ बोलना। अपने बड़े बेटे की पत्नी का भी उसने बुरा हाल किया था, लेकिन उसका बड़ा बेटा अपनी पत्नी के गम में मर गया था। अब तो हाल ये था कि ताला बंद करके तो वह उसे खाना देती थी, वरना सारा सारा दिन भूखी रहती। उसकी यही सज़ा होनी चाहिए। मैं जानती थी कि उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। उसने अपनी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही किया था। मैं अपनी सास का हाल सुनकर खुश तो नहीं हुई, क्योंकि किसी को तकलीफ में देखकर खुश होना मेरी जात में नहीं था। मगर सच तो ये है कि इंसान को अपने बुरे कर्मों की सज़ा मिलती रहती है। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी ये कहानी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब।